Welcome to English 2. My name is Amir Hussain Qureshi and I am your teacher for English 2. This is our second lecture and we are understanding the 3-step writing process. इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लास्ट लेक्चर को रिवाइज करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने 3-स्टेप राइटिंग प्रोसेस पे बात की थी जिसमें प्लानिंग, राइटिंग एंड कंप्लीटिंग शामिल था. फिर हमने प्लानिंग को डिटेल से देखा था एंड वी डिस्कस्ड द 2 मेजर पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग. वी लर्नड अबाउट एनालाइजिंग द सिचुएशन while planning a message and we learned about how to gather information through different sources. अब हम आज के ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं. To compare 4 major classes of media and to count the factors to consider when choosing the most appropriate medium of your message. To explain why good organization is important to you and your audience and explain how to organize your business message. Let's begin with selecting the right medium. We have 4 different types of medium: oral media, written media, visual media and electronics media. In coming slides, we are going to discuss all these 4 major mediums one by one. What is oral media? Oral media include face-to-face conversations, interviews, speeches and in-person presentations and meetings. It is useful for encouraging people to ask questions, make comments and work together to reach consensus or decision. Experts recommend that managers should engage in frequent walk rounds, chatting with employees face to face to get input, answer questions and interpret important business and trends. Oral media से मुराद एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप ऑडियंस के साथ या लोगों के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशंस करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, स्पीचेस डिलीवर करते हैं या लोगों के साथ मीटिंग में बैठकर बात करते हैं. ओरल मीडिया का फ़ायदा ये है कि आपको ऑन टाइम लोगों का फीडबैक मिल जाता है. लोग कमेंट करते हैं आपकी राय के बारे में, आपके मैसेज के बारे में, और बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन रीच टू अ कंसेंसस और अ डिसीजन. एंड एक्सपर्ट रिकमेंड दैट कि मैनेजर्स को भी चाहिए कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करें ताकि वो उनके क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकें और जो बिजनेस ट्रेंड्स हैं उनको भी वो समझ सकें. बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल मीडिया. व्हेन वी टॉक अबाउट ओरल मीडिया एंड व्हेन वी कन्वे आवर मैसेज थ्रू ओरल मीडिया, जब कभी भी हम ओरल मीडिया के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो हमारा मैसेज महदूद लोगों तक जाता है, हमारी ऑडियंस महदूद हो जाती है. रिड्यूस कंट्रोल ओवर मैसेज. जब कभी भी हम अपना मैसेज ओरल मीडिया के थ्रू कन्वे करते हैं, वी लूज ओवर कंट्रोल ओवर द मैसेज. इट डजंट प्रोवाइड अस टाइम टू confine or refine our message. The occasional difficulty of refining your message before transmitting. बहुत कम आपको वक्त मिलता है कि आप अपने मैसेज को डिलीवर करने से पहले, ट्रांसमिट करने से पहले आप उसको रिफाइन कर लें, आप सोच लें कि आप क्या बात करते हैं. रिटन मीडिया. रिटन मैसेजेस टेक मैनी फॉर्म्स. हमारे पास रिटन मैसेजेस की 3 इकसाम हैं: memos, letters, reports and proposal. Memos are basically the informal information messages that we use within an organization for sharing information. On the other, letters are a formal way of sharing information, और through letters हम किसी भी organization से बाहर के लोगों के साथ interact करते हैं और उन तक information को पहुंचाते हैं. रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल थोड़े लेंथी होते हैं जिनमें आप तफसील के साथ इंफॉर्मेशन को लिखते हैं और अपनी ऑडियंस तक या जिनके साथ आपने कम्युनिकेट करना होता है उन तक आप इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं. विजुअल मीडिया.
Traditional business messages primarily rely on text with occasional support of graphical elements. रवायती कारोबार का जो अंदाज है उसमें आम तौर पर जो पैगाम दिया जाता था उसको लिख कर ही दिया जाता था और कभी कभार चार्ट्स की मदद से या ग्राफ्स की मदद से या डायग्राम की मदद से हेल्प ले ली जाती थी. Communicators are discovering the power of messages in which the visual element is dominant and supported by small amount of text. अब जो कम्युनिकेटर्स हैं वो इस बात की तरफ भी आ रहे हैं कि मैसेज के कन्वे करने के लिए जो विजुअल एलिमेंट हैं वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं. Messages that combines powerful visuals with supporting text can be more effective. कोई भी ऐसा मैसेज जिसमें टेक्स्ट के साथ कोई भी ऐसी चीज़ ऐड की है जो विजुअल है तो आपके मैसेज को एक विजुअल जो मीडियम होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा. आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं. पहली एग्जांपल में लिमिटेड सा टेक्स्ट है और ये लिखा हुआ है कि 90% ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन इज़ विजुअल एंड नाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड देयर स्टेटमेंट विद विजुअल्स. यू कैन सी हियर इन दिस सर्कल, यहाँ उन्होंने दिखाया है कि जो रेड वाला पार्ट है इट शोज visual information and this black part shows the information coming from the other four senses. यहाँ पे आप देख सकते हैं टच, हियर, स्मेल, टेस्ट, इनसे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है वो ब्लैक सर्कल में 10% बन रही है. लेकिन ऑन दी अदर ये जो सारा रेड सर्कल है ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? फ्रॉम योर विजुअल्स, आपके देखने से आ रही है. एंड ऑन दी अदर साइड यू कैन सी सम टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स. आप देख सकते हैं पावर पॉइंट के ज़रिए आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं. चार्ट्स, ग्राफ्स हो सकते हैं, पिक्चर हो सकती हैं, मैप्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स, फिल्म, कुछ भी हो सकता है. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की. द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ ब्रॉड, जिसमें पॉडकास्ट शामिल हैं, ब्लॉग शामिल होते हैं, विकीपीडिया शामिल हैं, आपके सोशल नेटवर्क्स जिनमें ईमेल भी आ जाती है और आप मैसेज टेक्सटिंग का भी इसमें शुमार करते हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना ब्रॉड होना एक तरह से ब्लेसिंग भी है क्योंकि आपके पास कई सारे तरीके आ गए हैं टू कन्वे योर मैसेज. ऑन दी अदर दिस इज आल्सो अ कर्स. व्हाई? बिकॉज इट कॉम्प्लिकेट्स योर जॉब. बाज़ औक़ात आपके लिए मुश्किल हो जाता है किसी भी एक चीज़ का इंतखाब करना कि आप अपना मैसेज पॉडकास्ट के थ्रू भेजेंगे, आप कोई ब्लॉग लिखेंगे, आप ईमेल करेंगे, आपने टेक्स्ट मैसेज करना है, तो सम टाइम आपके लिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी बन जाती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ ओरल मीडिया कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ रिटन मीडिया कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ विजुअल मीडिया कौन से हैं. ओरल में जब हम बात करते हैं, हम वॉइस नोट जब किसी को भेजते हैं ये इसमें शामिल होता है. फिर इसी तरह पॉडकास्ट के थ्रू जो वॉइस मैसेजेस जो हम करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स आते हैं. ऑन दी अदर जब हम रिटन मीडिया की बात करेंगे तो रिटन में हम जो टेक्स्ट मैसेजेस लिखते हैं, हम जो ईमेल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, इसी तरह जो वेबसाइट्स हैं तो इनके थ्रू हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ विजुअल मीडिया, और विजुअल मीडिया में आपके पास पावर पॉइंट आ जाता है जिसमें आप स्लाइड्स बनाते हैं और उसमें आप डिफरेंट विजुअल चीज़ें ऐड करते हैं और इसके साथ साथ एडोब शॉप पे आप डिफरेंट एनिमेशंस बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपना मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें. फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग मीडिया. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जब आप किसी भी मीडिया का इंतखाब कर रहे हों तो आपको उन्हें सामने रखना चाहिए. सबसे पहले मीडिया रिचनेस, यानी कि जिस मीडियम के थ्रू आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक मीडियम है दिस इज़ द बेस्ट और ये एक प्रॉपर तरीके से मैसेज को कन्वे कर सकता है और मैसेज एक इफेक्टिव मैसेज बनकर मेरे रीडर तक जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ऑन दी वन हैंड अगर हम अमेरिका, जर्मनी को देखें तो इनके यहाँ जो मैसेज अगर रिटन फॉर्म में आए बिजनेस मैसेज तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है. बट ऑन दी अदर जापान में अगर मैसेज वर्बल आएगा, वॉइस में आएगा तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है. तो आपने मीडिया रिचनेस में ये देखना है कि आपका मीडियम ऐसा हो कि जिसमें आपका जो कस्टमर है या जो आपकी ऑडियंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, उसका टाइम भी बचे और उस तक बात भी पहुँचे.
फिर मैसेज की फॉर्मेलिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि आपका मैसेज फॉर्मल होना चाहिए, और आपका मैसेज अगर एक फॉर्मल मैसेज होगा तो उसका इफेक्ट आपके कस्टमर पर या आपके रीडर पर बहुत अच्छा पड़ेगा, और ये एक तरह का नॉन वर्बल सिग्नल होता है आपका कोई भी रिटर्न मैसेज। फिर मीडिया की लिमिटेशंस भी होनी चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसके वर्ड्स लिमिट कितनी है, आप कितने लोगों को वो मैसेज भेज रहे हैं, और इन तमाम बातों से आपको जज करना है कि मैसेज कैसा होना चाहिए। अर्जेंसी बड़ी अहम है, यानी कि अगर आपको अपने रीडर से, अपने कस्टमर से, अपनी ऑडियंस से फौरी रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ऐसा मीडियम चूज़ कर सकते हैं कि जिसके थ्रू आपको फ़ौरन अपने मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा कस्टमर, मेरी ऑडियंस मुझे आराम से जवाब दे, तो उसके लिए एक आपके पास ऑप्शन ईमेल का है कि आप ईमेल कर दें और बाद में आपका जो कस्टमर या रीडर उसको देखेगा तो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। फिर कॉस्ट को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। समटाइम ऐसे भी होता है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन या आपके प्रोजेक्ट या आपके प्रपोजल पे आपने कुछ ज़्यादा बजट लगाया है, मे बी आपके कस्टमर को ये थोड़ा सा नेगेटिव फील हो, और अगर आपकी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर अच्छे तरीके से नहीं हुई और आपने उसके साथ जो सपोर्टिंग चीज़ें थी वो बहुत कम उनका इस्तेमाल किया है, तो इससे एक नेगेटिव इफेक्ट भी आपके कस्टमर पे जा सकता है। ऑडियंस प्रेफरेंसेस बहुत अहम हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाह रही है, वो किस तरह से बात करने में बेहतरी महसूस करती है, या किस तरह से कम्युनिकेशन उसके लिए ज़्यादा आसान है, या किस माहौल में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज सबसे अहम ये एक स्टेज है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि हम मैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज मैसेज इफेक्टिवली इज अ स्किल दैट हेल्प्स रीडर एंड राइटर अलाइक। अगर मैसेज ऑर्गेनाइज्ड होगा रीडर के लिए और राइटर दोनों के लिए इसमें बेहतरी होगी। राइटर अच्छे तरीके से उसको कन्वे करेगा और रीडर को उसकी बात जल्दी समझ आ जाएगी। अब इसमें होगा क्या कि इट हेल्प्स योर ऑडियंस अंडरस्टैंड योर मैसेज। बड़ी आसानी से ऑडियंस आपका मैसेज समझ लेगी। इट हेल्प्स योर ऑडियंस एक्सेप्ट योर मैसेज, और ऑडियंस आपका मैसेज बड़ी आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेगी। इट सेव्स योर ऑडियंस टाइम, और इससे आपका भी वक्त बचेगा और आपकी ऑडियंस का वक्त भी बच जाएगा। अब हम बात करेंगे डिफाइनिंग योर मेन आइडिया, कि आप कैसे अपने मैसेज का मेन आइडिया डिफाइन करते हैं। द टॉपिक ऑफ योर मैसेज इज द ओवरऑल सब्जेक्ट एंड योर मेन आइडिया इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट योर टॉपिक। आपकी मैसेज का जो टॉपिक होता है वो एक ओवरऑल सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो आपका मेन आइडिया होता है वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जो आपके टॉपिक को डिफाइन करती है। वी हैव वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़। सबसे पहले नंबर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जिसमें हम अकेले या अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और कोई आइडिया जनरेट करते हैं। जर्नलिस्टिक अप्रोच, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, इन डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम आइडिया को जनरेट करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर, वी स्टार्ट विद अ की क्वेश्चन एंड देन वील फाइंड अ वे। हम एक की क्वेश्चन के साथ अपनी बात को स्टार्ट करते हैं और फिर उस की क्वेश्चन के आंसर से हम अगला क्वेश्चन जनरेट करते हैं, और फिर इसी तरह एक चेन बनती है जिससे एक आइडिया जनरेट हो जाता है। स्टोरी टेलर टूर, आप अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं, अपने आप को सुनते हैं, जहां आपको अपने में कोई कमी लगती है फिर रिकॉर्ड करते हैं, और एट द एंड आप एक ऐसे मैसेज पर पहुंच जाते हैं जिसे आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। माइंड मैपिंग is one of the best ways of defining your main idea, where you generate and organize your ideas by graphic method. आप अपनी आइडिया को, अपने टॉपिक को एक पेज के ऊपर लिखते हैं, एक चार्ट के ऊपर लिखते हैं, फिर थ्रू माइंड मैपिंग आप उसको लिंक करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, और एट द एंड आप एक क्रिएटिव आइडिया लेके सामने आते हैं। लिमिटिंग योर स्कोप, the scope of your message is the range of information you present, the overall length and the level of detail. स्कोप से मुराद ये है, या स्कोप को लिमिट करने से मुराद ये है कि आप अपने मैसेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी रेंज कितनी है, ओवरऑल लेंथ कितनी होगी, और लेवल ऑफ डिटेल क्या होगा।
लिमिट द नंबर ऑफ मेजर सपोर्टिंग पॉइंट्स, कोशिश करें आपके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हों वो कम ही हों, ज़्यादा ना हो। अगर आपके सपोर्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो रीडर उसको देखते ही वो उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और अगर आपके सपोर्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो फिर क्या करें, ग्रुप योर सपोर्टिंग पॉइंट्स अंडर मेजर हेडिंग्स। तो अपने सपोर्टिंग पॉइंट्स को मेजर हेडिंग्स के अंदर उनको डिवाइड करते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स, पेजेस और मिनट्स यू नीड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड सपोर्ट योर मेन आइडिया डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक। आपने कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितने पेजेस लिखने हैं, कितने मिनट आपने बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, इन तमाम चीज़ों का इन्हिसार आपके टॉपिक पर होता है। चूजिंग बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोचेस। अब डायरेक्ट अप्रोच क्या है कि व्हेन योर ऑडियंस इज रिसेप्टिव, आपकी ऑडियंस आपको सुनने को तैयार है, आपकी बात कबूल करने को तैयार है, तो ऐसी कंडीशन में आप मेन आइडिया के साथ अपनी बात को स्टार्ट करते हैं एंड देन गिव सपोर्टिंग एविडेंस, और फिर आप उस पर दलील देते हैं, उस पर मिसाल देते हैं कि ये जो मेन आइडिया है इसको ये एविडेंस सपोर्ट कर रहा है। और इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है कि व्हेन योर ऑडियंस इज स्केप्टिकल, कि जब आपकी ऑडियंस आपको रेजिस्ट कर सकती है, आपको क्वेश्चन कर सकती है, वो किसी भी चीज़ के बारे में शक में आ सकती है, तो आप क्या करें, स्टार्ट विद एविडेंसेस। आप एविडेंस से स्टार्ट करें, कोई एविडेंस दें, एग्जाम्पल दें, आप अपना केस बिल्ड करें, देन आप अपना जो मेन आइडिया है उसको प्रेजेंट करें। आउटलाइनिंग योर कंटेंट। आफ्टर चूजिंग बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच, next step is to figure out most logical and effective way to present your major points and supporting details. A good outline divides a topic into at least two parts. एक good outline हमेशा आपके टॉपिक को कम से कम दो हिस्सों में डिवाइड करती है। आपके पेज नंबर 69 पे फिगर 3.9 में आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने आपको करके दिखाया है कि आप अपने आउटलाइन में अपने टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसमें आप बताएंगे एविडेंस कैसे देने हैं और एग्जांपल्स कैसे देने हैं। इन जनरल जब कभी भी आप किसी टॉपिक को ऑर्गेनाइज करना या आउटलाइन करना स्टार्ट करते हैं तो उसका तरीका ये है कि यू स्टार्ट विद मेन आइडिया। आप मेन आइडिया सबसे पहले डिस्कस करते हैं, स्टेट द मेजर पॉइंट्स, आप फिर मेजर पॉइंट्स बताएंगे, आप किन पर बात करेंगे। एट द एंड आप ऐसी एग्जाम्पल्स एंड एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं जो आपके मेजर पॉइंट्स को या आपके मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्डिंग रीडर इंटरेस्ट विद स्टोरी टेलिंग टेक्निक। आप स्टोरी टेलिंग टेक्निक के ज़रिए से के थ्रू अपने रीडर का, अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं। स्टीव टुबैक कहते हैं, इट्स हार्ड टू इमेजिन योर कैरियर गोइंग एनीवेयर इफ़ यू कांट टेल द स्टोरी। कि अगर आप स्टोरी नहीं कह सकते, आप कहानी नहीं सुना सकते, तो फिर आपके कैरियर के मुतालिक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। आप कोशिश करें कैरियर रिलेटेड स्टोरीज सुनाएं। स्टोरीज हेल्प रीडर्स एंड लिसनर्स टू इमेजिन देमसेल्फ। जब आप कहानी सुनाएंगे तो कहानी रीडर को भी और लिसनर को भी ये एक प्लेटफॉर्म देगी कि वो चीज़ों को खुद इमेजिन कर सकेगा। ऑन दी अदर अगर आप सिंपली उसको चीज़ें बताते रहेंगे तो मुमकिन है कि आपका रीडर उससे बोर हो जाए और उसका इंटरेस्ट चला जाए। Stories can demonstrate cause and effect relationship in a compelling fashion. A classic story has three basic part. कोई भी जो स्टोरी है उसके तीन बेसिक पार्ट होते हैं। द बिगनिंग, स्टोरी कैसे बिगन होती है, जिसमें आप इन द बिगनिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में जिस पे आप बात करना चाहते हैं, उस कैरेक्टर के बारे में जिस पे आप बात करना चाहते हैं। द मिडल में आप बताते हैं कि क्या एक्शन होना है या किस तरह से जो आपका मैसेज है उसने आगे जाना है, ये कैसे प्रोसीजर को आगे लेके चलना है। और एट द एंड आपका जो एक्शन, आपका जो प्रॉब्लम होता है, आप उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको हल की तरफ लेके आते हैं और उसको किसी अंजाम तक पहुंचाते हैं।